सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं यहाँ खड़गपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं है कि हमको ये काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से आगे कैसे खेलेंगे। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर हम ही जानते हैं। 8013 अप और 8029 डाउन के बीच में हमारा जॉगिंग हो जाता है। फिर गेट नंबर 3 के सामने खड़े होकर फाइन इकट्ठा करते हैं। ना तो हमारा गेम इंप्रूव हो रहा है सर, ना हमको कोई आगे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बस रणजी खेले जा रहे हैं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैंने ये डिसाइड किया है कि हम क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए अभी तक अगर आपको याद हो तो मैं कुछ चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। जो लोग नए आए हैं मैं उनको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि मैं किन किन चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड किया हूँ। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। तो आप सभी लोग केमिस्ट्री में देखेंगे तो एक चैप्टर आपके पास है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, सॉल्यूशन। मैंने अपने इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया है और प्लेलिस्ट के ज़रिए से आप पा सकते हैं कि अलग अलग चैप्टर का प्लेलिस्ट है। उसमें आप देखेंगे कि सॉल्यूशन चैप्टर है। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से आप बढ़िया से देखेंगे तो प्लेलिस्ट में एक बात और मिलेगा, केमिकल काइनेटिक्स। तीसरा एक चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फोर्थ चैप्टर जिसमें आप देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री। और फिफ्थ मैंने नया जो सिलेबस इंक्लूड किया गया था जिसका नाम क्या है, सॉलिड स्टेट। इसके भी लगभग मैंने कई वीडियो बनाए हैं। तो मैं आप सभी लोगों को जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप जब केमिस्ट्री में, जैसे ये आपके पास चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स है या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जैसे आपके पास केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और सॉलिड स्टेट है। मैं जिस पे टिक लगा रहा हूँ इस बात को याद रखेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। जैसे आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। अक्सर ये देखने को मिलता है कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं बड़े कन्फ्यूजन वाले होते हैं। बड़े कन्फ्यूजन वाले होने की वजह भी होती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अगर आपको डीपली नॉलेज रहेगा तभी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, सॉल्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल, केमिकल काइनेटिक्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और सॉलिड स्टेट, यही 4 ऐसे चैप्टर हैं जिसके न्यूमेरिकल्स आपको सीखने हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, सॉल्यूशन चैप्टर में पूरा A to Z, इसके लगभग हमको उम्मीद है 15 वीडियो मैंने बनाया है। और आप सभी लोग एक काम करिए, सबसे पहले एक एक वीडियो जो है आप देखिए, उसको देखने के बाद आप उसका नोट्स बनाइए। अगर आपको कोई डाउट उस वीडियो में होता है या किसी टॉपिक में होता है तो आप सभी लोगों का जो ग्रुप बना हुआ है या हमारे पास जो कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के दिन मैं जो स्टार्ट करने चल रहा हूँ, न्यूमेरिकल की शुरुआत करने चल रहा हूँ और जो चैप्टर आज मैं स्टार्ट करूँगा वो रहेगा सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल 2 तरह से हैं। आप एक देखते होंगे हमारे सबके पास न्यूमेरिकल एक एक्सरसाइज होता है, मतलब एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आप पूरे चैप्टर में पढ़े हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, उनको सॉल्व करना। ये तो हुआ एक्सरसाइज को सॉल्व करना, राइट। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे उसी बुक में इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं। कौन से? इंडेक्स क्वेश्चन भी कह सकते हैं, तो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन रहेगा? इंटेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। और ये जो क्वेश्चन आपके पास रहता है इसे आप सभी लोगों को सॉल्व करना होता है, प्रैक्टिस करने के लिए किया जाता है। तो आज मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, उसका एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। मैंने कई बार देखा है बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करते हुए कि वो कहते हैं कि सर इसमें ये डाटा जो है दिया नहीं गया है प्रॉब्लम में, लेकिन फिर भी इस डाटा का इसमें यूज हो रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, जब आप सॉल्यूशन चैप्टर को आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसका न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने लगेंगे तो आपको कुछ डाटा नहीं दिया जाएगा। जैसे अगर आपसे कहीं पर डेंसिटी ऑफ वाटर की हम बात करें, डेंसिटी ऑफ किसकी बात करें? वाटर की बात करें, ये होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर।
1 ग्राम क्या होती है पर मिलीलीटर। तो आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये चीज नहीं दी जाएगी, वाटर की डेंसिटी आपको नहीं दी जाएगी, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी वाटर की डेंसिटी को यूज करने का वो यूज कर लेगा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, प्रॉब्लम में ये डाटा तो नहीं दिया गया है लेकिन फिर भी इसको यूज करना पड़ रहा है, तो क्या हमें इसको याद करना चाहिए? नहीं। जब आप बोर्ड का पेपर देंगे तो आप सभी लोगों को ये डाटा वहां पेपर क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, लेकिन जब आप अपनी बुक से एक्सरसाइज या इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेंगे तो ये डाटा उस क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप उस चैप्टर में जो जो कांस्टेंट की नोन वैल्यू है, जिस जिस कांस्टेंट के बारे में चर्चा किया गया है, आप उस कांस्टेंट की वैल्यू की लिस्ट बना के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना चालू करिए पहले से लिस्ट बना के रख लीजिए। जैसे इस चैप्टर में मुझे कुछ चीजों की जरूरत होगी, मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर इतना हुआ। इस चैप्टर में आप देखेंगे जो हमारे पास आर होता है, जिसे आपने सुना होगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है ना, यहां पर आपके पास गैस कांस्टेंट नहीं कहा जाएगा, यहां सॉल्यूशन कांस्टेंट कहा जाएगा इस चैप्टर में। इसीलिए कभी कभी आर जो है उसको यस से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, पर वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। इसकी वैल्यू जो आप इस चैप्टर में यूज करेंगे मोस्टली देखेंगे 8.314 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 पास्कल लीटर पर केल्विन मोल, ऐसा आप यूज करेंगे। थोड़ा सा आप इनको अच्छे से समझिएगा। आर की वैल्यू भी आप इस तरह से यूज करेंगे। तो मैं कुछ डाटा ऐसा है जिसके बारे में मैं बता दूं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको इजी रहेगा। जैसे ये आपके पास पहले डाटा, दूसरी बात ये, तीसरा आप सभी लोग सुनिएगा। जैसे आपने सुना होगा कि अगर हम सभी लोग यहां पर देखें तो एक वर्ड होता है केबी। केबी यहां पे आप देखेंगे केबी रहेगा, केएफ रहेगा। जो लोग पढ़े हैं ठीक है नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप सॉल्यूशन चैप्टर जो आपके पास है, मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं आप एक एक करके देख लीजिए, आपको केबी और केएफ का दोनों कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। केबी और केएफ, अगर केबी और केएफ की बात करेंगे तो इनकी दो वैल्यू आप याद रखेंगे। एक, जैसे हम वाटर के लिए देखेंगे तो जो केवी की वैल्यू होती है, बात समझिए, वाटर के लिए आप देखेंगे जो केवी की वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 0.52 होती है। 0.5 क्या होती है? 2 होती है। तो जहां पर भी वाटर मिलेगा तो उसका केवी आप यूज कर लीजिए 0.52, और केएफ की वैल्यू जो होती है 5.12 होती है। तो आप इसे अच्छी तरीके से समझते जाइएगा। ये हमने बात किया केवी और केएफ की बात। अगर आपको लगता है केबी क्या है तो केबी का मतलब होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या होता है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 0.52, और केएफ मतलब क्या होता है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वो आपका होता है 5.12। ये सारी चीजें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को होती हैं, और इसके लिए मैंने कहा है ना, वीडियो बनाया हूं, उसे देखिए। ये आपके पास डाटा एकदम से कंफर्म श्योर याद होना चाहिए। और भी बहुत सारे डाटा हैं जिनकी जरूरत पड़ सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पहले बुक में चैप्टर में देखिए कौन कौन सी कांस्टेंट चीजें हैं, उनको आप एक कर लीजिए। जब एक कर लेंगे तो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बड़े आसानी से समझ पाएंगे। अच्छा, एक फोर्थ मैं और टर्म बता दे रहा हूं, ये कोई भी दुनिया का न्यूमेरिकल रहेगा, याद रखिएगा। न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय सारी चीजें एक ही यूनिट में होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर दो टेम्परेचर दिया गया है, एक डिग्री सेल्सियस में है और एक केल्विन में है, तो आप वैसे मत रखिए, या तो आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कर डालिए या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करिए, मतलब दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। और इस पूरे चैप्टर में आपको बता दे रहा हूं कि आप टेम्परेचर जो होता है ना, आपको यूनिट चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इतना बता दे रहा हूं, आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां जब भी देखेंगे तो वो या तो डेल्टा टीबी होगा या जब भी देखेंगे डेल्टा टीएफ होगा। डेल्टा मतलब होता है चेंजिंग होना। तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि अगर टेम्परेचर में डिफरेंट डिग्री सेल्सियस में देखा जाए और वही डिफरेंस केल्विन में देखा जाए तो सेम होता है। ये 11th में हमको सीखने को मिलता है। जैसे दो टेम्परेचर है, इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। हमारे पास अगर दो टेम्परेचर है, एक 10 डिग्री सेल्सियस है, एक 20 डिग्री सेल्सियस है।
अब मैं आपसे पूछूं डिग्री सेल्सियस में चेंजिंग कितनी आ रही है, तो चेंजिंग आप बताएंगे कितनी की आ रही है, 10 डिग्री सेल्सियस की। बात समझ में? अगर इसी को केल्विन में कन्वर्ट कर लो तो ये 283 केल्विन हो गया और ये 293 केल्विन हो गया, और इसमें में भी चेंजिंग कितनी की आ रही है, 10 केल्विन की। मेरे कहने का मतलब क्या है कि 1 डिग्री सेल्सियस, बात समझना, 1 डिग्री सेल्सियस कभी भी 1 केल्विन के इक्वल नहीं होगा, लेकिन जो डिग्री सेल्सियस में चेंजिंग होगा वो केल्विन के इक्वल रहेगा। इस बात को आप याद रखेंगे, और इस पूरे चैप्टर में आपको चेंजिंग से मतलब है, इसलिए आप बहुत घबराइए मत, ठीक है। आप सभी लोग ध्यान देंगे, बस इतना आप ध्यान दीजिएगा कि अगर डिग्री सेल्सियस में है तो आप केल्विन में मत करिए, लेकिन बशर्ते दोनों डिग्री सेल्सियस में हो। केल्विन में है तो दोनों केल्विन में हो, तो यहाँ यूनिट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक आपके पास मैं एक और डाटा बता दूं, एक हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। ये फिजिक्स से पता चलता है। यहाँ पे आप कई न्यूमेरिकल्स ऐसे देखेंगे जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम में दिया रहेगा, मतलब प्रेशर एटीएम में दिया रहेगा, और अगला प्रेशर पास्कल में दिया रहेगा। तो मुझे क्या करना होगा, एटीएम वाले को या तो पास्कल में कर दो या पास्कल वाले को एटीएम में कर दो, ठीक है। सेम रहेगा तभी न्यूमेरिकल लगाना, नहीं तो आंसर मैच नहीं करेगा, और जब आंसर मैच नहीं करेगा तो आप कहेंगे प्रॉब्लम गलत है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आपके पास डायरेक्ट प्रॉब्लम पे आता हूं। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स को आपको बताने चल रहा हूं, इन्हें आप अच्छी तरीके से नोट्स करेंगे। जैसे हमारे पास इंटेक्स का एक पहला क्वेश्चन है। देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करने लगिएगा तो इस बात को याद रखेंगे, क्वेश्चंस को कम से कम 2 या 3 बार जरूर पढ़िए। जैसे कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। ध्यान दीजिएगा, आप एक लाइन जैसे पढ़िए तो जो चीज कहा जाए आप उसको गौर करिए। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 में बता रहा हूं इन टेक्स्ट का, कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। यानी आप इस लाइन से देखिए तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, कहीं ना कहीं इस लाइन में यही मिल रहा है कि दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। यही हमको करना है, जो चीज दिया जाए। उसके बाद कह रहा है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब ये है कि मास परसेंटेज जो है बेंजीन का ही नहीं, आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी कैलकुलेट करना है। बेंजीन C6H6 होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है, इन दोनों का करना है। जब वो कह रहा है if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride, बात थोड़ा समझिएगा। इसने ये कहा है कि if 22 gram of benzene, if 22 gram of benzene, इसका मतलब अगर हम सभी लोग यहां पर इस तरह से देखें, C6H6 इज इक्वल क्या है, 22 ग्राम है। ये सारी चीजें आप जो देखेंगे, जो भी प्रॉब्लम में किया जाएगा, ये पूरा आप देखिए, जो भी क्वेश्चंस रहेगा उस क्वेश्चन में जो डाटा दिया रहेगा, चाहे वो डाटा पूछने वाला रहेगा या जो डाटा दिया रहेगा, सब कुछ आप स्टार्टिंग में लिख डालिए। जैसे अगला कह रहा है CCl4 आपके पास जो है, ये कहीं ना कहीं आपसे कह रहा है 122 क्या है, ग्राम है। मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आपको तरीका सिखा रहा हूं। ये कह रहा है कि बेंजीन डिसॉल्व हुआ है किसमें, बताइए, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो इसका मतलब जो हमारे पास बेंजीन है वो एक टाइप का सॉल्यूट है, और जो आपके पास CCl4 है ये एक टाइप का क्या है, सॉल्वेंट है, राइट। इतना समझ में आया। अब अगर मैं आपसे पूछूं वेट आप बताइए सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, तो आप सभी लोग तुरंत बोल देंगे 122 ग्राम प्लस 22 ग्राम, ये टोटल हो जाएगा 144 ग्राम। अब आपको लगता होगा कि हम इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, हमें इस चीज की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर आपको पता हो तो हम परसेंटेज जब कभी भी निकालेंगे, मैं यहां मास परसेंट की बात नहीं कर रहा हूं, आप कभी भी कहीं पर भी परसेंटेज निकालते हैं तो उसका एक ही फॉर्मूला होता है, ऑब्टेन मार्क इज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क। आपने देखा होगा, अपने नंबर का भी परसेंटेज निकाले होंगे तो ऐसे ही निकालते हैं, ऑब्टेन मार्क इज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क मल्टीप्लाई 100। इसने मास परसेंटेज दिया है,
तो सबसे कमाल की बात क्या है, जो दिया गया है वो मास ही है। अगर मोल परसेंटेज पूछता तो मुझे मोल में कन्वर्ट करना पड़ता। जैसे अगर वो मोल दिया होता और मास परसेंटेज पूछता तो आपको उस मोल को मास में कन्वर्ट करना पड़ता। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मतलब जैसा क्वेश्चन रहेगा आपको वैसे ही करना है। जैसे मास परसेंट दिया गया, मास परसेंट आपसे पूछ रहा है मास देके तो बहुत आसान है। मोल परसेंट पूछे मोल देके बहुत आसान है। लेकिन मास परसेंट पूछे मोल देके तो आपको मोल को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे अब क्वेश्चन का हम डायरेक्ट सॉल्यूशन बता दे रहे हैं कि हम सभी लोग जब कभी भी ऐसा हम लिख देते हैं परसेंटेज ऑफ C6H6 जो है ये बराबर किसके होगा, बताइए ये बराबर किसके होगा? इस टोटल 144 ग्राम में अगर मैं आपसे पूछूं बेंजीन कितना है, 22 है। बेंजीन कितना है, 22। किस में है, 144 में। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। ऐसे ही आप परसेंटेज किसका निकालेंगे बताइए, CCl4 का निकालेंगे। तो ये आपके पास देखिए 122 इज डिवाइडेड बाय 144 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100। आप इनको सॉल्व करिए, इनको सॉल्व करिए, जो आएगा वही आंसर रहेगा। ये आंसर आपका तभी सही माना जाएगा जब इनका सम आपका कितना होना चाहिए, 100। अगर वो 100 आ जाता है तो समझिए आपने एकदम सही लगाया हुआ है। मेरी बात आपको समझ में आई? ये पहला इन टेक्स्ट का क्वेश्चन था। और अब अभी आप देखे होंगे कोई कांस्टेंट का यूज नहीं किया हो, लेकिन आगे चल के क्वेश्चंस आएंगे वहां यूज करना होगा। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जाता है, क्वेश्चन मैं देख के बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 2 आपका है वो ये आपसे ये कह रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन। इस लाइन से क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो हम सभी लोग जो बोला जाए तो आप देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आपसे ये कह रहा है, तो ये आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब आप बात समझना, इनके कहने का मतलब क्या है। इनके कहने का मतलब ये है कि 30% बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन। देखिए इस लाइन में आप देखिए बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं और आप इनको अच्छे से समझिए। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, दो चीज, एक सॉल्यूट होगा जिसका रिप्रेजेंटेशन बी से हम करते हैं, सॉल्वेंट का किससे करते हैं, ए से करते हैं, ठीक है। अब आप बताइए यहां पे कह रहा है 30% बेंजीन इन CCl4, यानी अगर 30% बेंजीन है तो 70% क्या हो गया, CCl4 हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर हम सभी लोग वेट के फॉर्म में लिखेंगे C6H6 जो है, तो ये अगर 30 ग्राम लिया जाएगा तो उसके जगह पे अगर हम वेट CCl4 की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका कितना ग्राम हो जाएगा, 70 ग्राम हो जाएगा। क्योंकि परसेंट का मतलब टोटल 100 होना चाहिए। परसेंट का मतलब क्या होता है, टोटल 100 होना चाहिए। अब 30% बेंजीन है तो इसका मतलब जो सॉल्वेंट होगा वो 70% होगा। बात समझ आ रहा है? परसेंट अगर रहता है तो आप इतना आप ध्यान देंगे, 100 में बात पूरी करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सभी का निकाल सकता हूं। ये क्या चीज दिया गया बताइए, वेट दिया गया ना, तो वेट को आप पहले मोल में कन्वर्ट करिए। और मोल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तरीका क्या होता है, वेट इज डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो वेट 30 है, इनका मोलर मास अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो बगल में निकाल लीजिए। C6H6 ये 72, 6 ये 78 आ जाएगा। ये निकालने का तरीका आना चाहिए। 78 ये आपके पास इतना मोल हो गया। दूसरी बात, मैं इनका मोल अगर निकालूं तो इस तरह से आप देखेंगे तो इसका मोल क्या हो जाएगा, ग्राम। और CCl4 का आप देखिए कैसे निकालेंगे, CCl4 का कार्बन का 12 हुआ, एक Cl का 35.5 होता है, तो ये 4 है तो 35.5 मतलब ये है कि आपके पास 142 12, ये पूरा आप जोड़ डालिए कितना हो जाएगा, 154 इतना मिलेगा।
और 154 मिले तो ये आपका इतना मोल आ गया, तो दोनों का मोल आराम से आप कर लेंगे। जब मोल आप निकाल लेते हैं तो मोल फ्रैक्शन भी निकाल लिया करिए। उसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका निकालना है उसके मोल आप पूरा करेंगे ऊपर। तो ये C6H6 इज डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल मतलब जितना आपके पास मोल रहेगा, याद रखना अभी तो यहाँ 2 ही मोल है, हजारों मोल रहेंगे तो सभी को जोड़ के नीचे कर दो, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पे NC6H6 प्लस NCCl4 ये आपके पास हो जाएगा। इसके लिए हम निकालना चाहें CCl4 के लिए, तो जिसका निकालना है उसे ऊपर रखो। तो NCCl4 इज डिवाइडेड बाई NCCl4 प्लस N क्या चीज हो जाएगा C6H6, ठीक है। अब वैल्यू रख दे रहे हैं, थोड़ा सा देखिए, ये वैल्यू है 30/78, ये वैल्यू है आपके पास 30/78 प्लस 70/154। आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे और यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 170/154 इज डिवाइडेड बाई 70/154 प्लस 30/78। तो इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे ना तो जो आंसर आएगा, अब वो आंसर हम सही लाए हैं नहीं लाए हैं, तो जो आंसर आएगा आप उन दोनों आंसर को जोड़ लीजिएगा और अगर उनका आंसर एक आता है तो आप समझिए आपने सही कैलकुलेशन किया है। तो इसी के साथ आज मैं एक छोटी सी शुरुआत कर रहा था, आज आपके लिए इतना पर्याप्त है। मैं आगे चल के आप सभी लोगों को काफी बातें बताऊंगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज से मैं नई शुरुआत किया हूं। न्यूमेरिकल एक्सरसाइज सारी चीजें एक एक हो जाएंगी, क्योंकि मैं आपको 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनको पूरा कंप्लीट किया हूं। 5वां यही सॉलिड स्टेट थोड़ा सा बचा हुआ है। थ्योरी सारी कंप्लीट है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहां पे जाइए, एक एक वीडियो को देखिए। देखने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे कम समझ में आ रहा है तो मुझे सिर्फ कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से या तो आपको नया वीडियो बना के दूंगा या आपको कुछ ना कुछ उपाय करके आपको वो चीज समझाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है मैं आपको तरीका बता दिया।